मुअम्मर अल-गद्दाफी 20वीं और 21वीं सदी के सबसे विवादित और लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले शासकों में से एक थे। उन्होंने लगभग 42 साल तक लीबिया पर शासन किया। उनका जीवन एक साधारण रेगिस्तानी परिवार से शुरू होकर एक शक्तिशाली शासक बनने तक और फिर हिंसक अंत तक पहुंचा। उनकी कहानी सत्ता, क्रांति, विवाद और अंततः पतन की कहानी है। मुअम्मर गद्दाफी का जन्म 7 जून 1942 को लीबिया के सर्टे के पास एक छोटे से रेगिस्तानी इलाके में हुआ था। उनका परिवार एक गरीब बेदुइन कबीले से था जो पारंपरिक तरीके से जीवन जीता था। बचपन में गद्दाफी ने रेगिस्तान में ही जीवन बिताया। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनमें बचपन से ही नेतृत्व करने की इच्छा और देशभक्ति की भावना थी। जब गद्दाफी युवा हुए तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में रुचि लेनी शुरू कर दी। उस समय लीबिया पर राजा इदरीस प्रथम का शासन था और देश में पश्चिमी देशों का काफी प्रभाव था। गद्दाफी को यह बात पसंद नहीं थी कि विदेशी ताकतें लीबिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करें। इसी कारण उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने सैन्य शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे सेना में एक अधिकारी बन गए। लेकिन उनका असली लक्ष्य सत्ता हासिल करना था ताकि वे देश की दिशा बदल सकें। 1969 में जब गद्दाफी केवल 27 साल के थे, उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एक तख्ता पलट की योजना बनाई। उस समय राजा इदरीस इलाज के लिए विदेश गए हुए थे। 1 सितंबर 1969 को गद्दाफी और उनके साथियों ने बिना ज्यादा खून खराबे के सत्ता पर कब्जा कर लिया। राजा इदरीस को हटा दिया गया और लीबिया को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। इस तरह गद्दाफी देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। शुरुआत में लोगों ने उनका स्वागत किया क्योंकि वे खुद को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। सत्ता में आने के बाद गद्दाफी ने कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने विदेशी तेल कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाया और लीबिया के तेल संसाधनों को राष्ट्रीय नियंत्रण में लाने की कोशिश की। तेल से मिलने वाली आय से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने का दावा किया। कई वर्षों तक लीबिया अफ्रीका के अपेक्षाकृत समृद्ध देशों में गिना जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे गद्दाफी का शासन अधिक कठोर और निरंकुश होता गया। उन्होंने अपनी विचारधारा को ग्रीन बुक नाम की किताब में प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल बताया, जिसे उन्होंने जमाहिरिया कहा। इसका मतलब था कि देश की सत्ता जनता के हाथ में होगी, लेकिन वास्तविकता में सारी शक्ति गद्दाफी और उनके करीबी लोगों के पास ही थी। समय के साथ गद्दाफी ने विपक्ष को दबाना शुरू कर दिया। सरकार की आलोचना करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाता था या उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जाता था। कई मानवाधिकार संगठनों ने उनके शासन की आलोचना की और कहा कि लीबिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत सीमित थी। विदेश नीति में भी गद्दाफी काफी विवादित रहे। उन्होंने कई बार पश्चिमी देशों की आलोचना की और खुद को साम्राज्यवाद के खिलाफ नेता के रूप में प्रस्तुत किया। 1980 के दशक में लीबिया और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया। 1986 में अमेरिका ने त्रिपोली और बेंगाजी पर हवाई हमले किए। इस घटना में कई लोग मारे गए और लीबिया तथा पश्चिमी देशों के रिश्ते और खराब हो गए। 1988 में स्कॉटलैंड के लॉकरबी शहर के ऊपर एक यात्री विमान विस्फोट में नष्ट हो गया। इस घटना में 270 लोग मारे गए। कई देशों ने इस हमले के लिए लीबिया को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद लीबिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए। इन प्रतिबंधों के कारण देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। हालांकि 2000 के दशक में गद्दाफी ने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए और प्रतिबंध धीरे धीरे हटने लगे। लेकिन लीबिया के अंदर लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई लोग सरकार की नीतियों, बेरोजगारी और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी से परेशान थे। 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अरब स्प्रिंग नाम से एक बड़ी राजनीतिक लहर शुरू हुई। कई देशों में जनता ने अपने शासकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसी लहर का असर लीबिया में भी हुआ। फरवरी 2011 में लीबिया के कई शहरों में गद्दाफी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही हालात बिगड़ गए और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। विद्रोही समूहों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। गद्दाफी की सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। कई शहरों में भारी संघर्ष हुआ और हजारों लोग मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संघर्ष ने ध्यान आकर्षित किया। संयुक्त राष्ट्र और नाटो ने लीबिया में हस्तक्षेप किया। नाटो ने गद्दाफी की सेना के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए ताकि विद्रोही समूहों की मदद की जा सके। धीरे धीरे गद्दाफी की सेना कमजोर पड़ने लगी। अगस्त 2011 में विद्रोहियों ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जा कर लिया। गद्दाफी को अपना ठिकाना छोड़कर भागना पड़ा।
वे कुछ समय तक छिपते रहे और अपने समर्थकों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे, लेकिन उनकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। अंततः 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी अपने गृह शहर सर्टे के पास पकड़े गए। जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी विद्रोही लड़ाकों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। गद्दाफी को एक नाले के पास छिपा हुआ पाया गया। उन्हें पकड़ लिया गया और घायल अवस्था में बाहर लाया गया। उस समय के वीडियो और तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं। उनमें गद्दाफी को भीड़ के बीच घायल और असहाय हालत में देखा गया। कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें गोली लगी थी, लेकिन उनकी मौत के हालात आज भी विवादित माने जाते हैं। गद्दाफी की मौत के साथ ही उनका 42 साल लंबा शासन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी मौत के बाद भी लीबिया में स्थिरता नहीं आ पाई। देश अलग अलग गुटों में बंट गया और कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। आज भी लीबिया पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया है। गद्दाफी की विरासत को लेकर दुनिया में अलग अलग राय है। कुछ लोग उन्हें एक क्रांतिकारी नेता मानते हैं जिसने विदेशी ताकतों का विरोध किया और अपने देश के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया। वहीं कई लोग उन्हें एक कठोर तानाशाह मानते हैं जिसने अपने शासन को बनाए रखने के लिए लोगों की आज़ादी को दबाया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे सत्ता, विचारधारा और संघर्ष किसी भी नेता के जीवन को इतिहास में बेहद विवादित बना सकते हैं। एक साधारण रेगिस्तानी परिवार में जन्मा व्यक्ति दशकों तक अपने देश पर शासन करता है और अंत में हिंसक परिस्थितियों में अपनी जान गंवा देता है। यही मुअम्मर गद्दाफी की पूरी कहानी है। अगर आपको ऐसी ही इतिहास से जुड़ी सच्ची और रोचक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।